बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल ऐन आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन जिस टॉपिक का आज मैंने इंतखाब किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मौजूदा सियासी मंजरनामे और सियासी सूरत हाल की वजह से आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। मौजू क्या है? मौजू है कि मुल्ज़िम कौन है, मुल्ज़िम के हकूक़ क्या हैं, और इससे भी ज़्यादा स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर जिस मौजू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि 342 की स्टेटमेंट क्या है। बहुत ज़्यादा गूंज सुनी होगी आजकल आपने। चेयरमैन PTI के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से एक कंप्लेंट है, उसकी सेहत में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, लेकिन उस कंप्लेंट के ट्रायल के दौरान एक मौका आया 342 की स्टेटमेंट का, जो कि पिछले 48 घंटों से लेकर अगले 24 घंटे तक काफ़ी रेलिवेंट है। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की जाए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। तो जनाब, मौजू है कि मुल्ज़िम कौन है। आपको पता है मुल्ज़िम कौन होता है? मुल्ज़िम एक्यूज्ड लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है, यानी कि सबसे लाडला बच्चा। वो इतना लाडला होता है, वो इतना लाडला होता है कि कानून उसको कहता है कि सज़ा के दायरा कार से तुम कुछ भी करके अगर बाहर निकल सकते हो, यहाँ से स्केप कर सकते हो, भाग सकते हो तो भाग जाओ। एक्यूज इतना लाडला होता है कि एक स्लाइट सा बेनिफिट, एक स्लाइट सा शक, जो कि प्रोसिक्यूशन के केस में समटाइम्स फैटल होता है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए और मुल्ज़िम को बरी करने के लिए काफ़ी होता है। एक्यूज इतना फेवरेट होता है कि उसके बारे में कानून ये कहता है कि वो इनोसेंट है जब तक कि प्रोसिक्यूशन उसको गिल्टी प्रूव ना कर दे, जब तक कि उसके खिलाफ चार्ज साबित ना हो जाए वो मासूम है, वो इनोसेंट है। एक्यूज के पास ये भी ऑप्शन मौजूद होती है कि वो कन्फेशन अगर करना चाहेगा तो कन्फेशन करने का एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन हुआ, क्या उसकी आज़ाद मर्जी से हुआ, क्या उसके ऊपर कोई कॉर्जन फोर्स यानी कि कोई दबाव, कोई लालच किसी किस्म का तो नहीं था, क्या एक्यूज्ड को जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया तो पुलिस तो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी मेंटल स्टेट, क्या वो बिल्कुल आज़ाद मर्जी से कन्फेशन कर रहा था। अच्छा, इतना प्रोटोकॉल करने के बाद अगर वो कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर जाए तब भी कानून उसको पूरी इजाज़त देता है कि भाई अगर तू अब भी रिट्रैक्ट करना चाहता है तो तू रिट्रैक्ट कर ले। यानी कि वो इतना फेवरेट चाइल्ड है। और ये प्रिंसिपल्स किसी इंग्लिश लॉ के नहीं है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम शरिया। एक्यूज्ड के पास उस वक्त तक चांस है जब तक कि वो सज़ा उसको एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, वो किसी भी स्टेज के ऊपर अगर रिट्रैक्ट करना चाहता है अपने कन्फेशन से, अगर वो अपने हक़ में कोई दिफा लाना चाहता है तो वो ला सकता है। कानून ये भी कहता है कि ये बहुत बेहतर है कि 100 मुजरिमों को आज़ाद छोड़ दिया जाए बजाय इसके कि एक इनोसेंट को सज़ा दी जाए। कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी को पकड़ लिया है तो उसको फेयर ट्रायल का चांस दिया जाए, उसको काउंसिल इंगेज करने का मौका दिया जाए, वो अपनी मर्जी से काउंसिल इंगेज कर सके, अपनी मर्जी का वकील इंगेज कर सके। कानून उसको यहाँ पर भी बहुत प्रोटोकॉल देता है कि अगर तुम बेल लगाने आओगे तो मैं एक टेंटेटिव असेसमेंट लूँगा, मैं बिल्कुल भी मेरिट्स में नहीं जाऊँगा। एक टेंटेटिवली देखा जाएगा कि अगर केस में किसी भी किस्म का कोई झोल है, किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी है जिसमें भी मज़ीद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी, ये कहते हुए कि तुम्हारी आज़ादी सल्ब करना मकसद नहीं है, ये तुम्हारा आईनी हक है, तुम्हारी आज़ादी सल्ब नहीं की जाएगी। तुम आओ, ट्रायल फेस करो, कन्विक्ट होगे तो सज़ा पाओगे और अगर नहीं हो पाओगे तो बरी हो जाओगे। इसी तरह मुल्ज़िम के ऊपर एक ही इल्ज़ाम 2 बार नहीं लगाया जा सकता, ये भी उसका हक है। कानून ने उसको लाडला रखा हुआ है, इसी वजह से उसको ये हक दिया कि तुम एक इल्ज़ाम में एक ही बार आओगे और उस एक दफ़ा के इल्ज़ाम को भी साबित करने का जो सारे का सारा बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि इस मुल्ज़िम ने ये गुनाह या ये जुर्म का इर्तिकाब किया है, कैसे किया है और इसी ने किया है और इसका ये सज़ा का हकदार है। ये सब साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, मुल्ज़िम का काम नहीं है। मुल्ज़िम ने कुछ भी साबित नहीं करना, मुल्ज़िम ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये होता है कि हमारे यहाँ एक्यूज्ड को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन तो अपना किरदार अदा नहीं करती नॉर्मली आम केसेस में, लेकिन जो मुल्ज़िम है उसको ज़रूर कहा जाता है कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करो। बहरहाल कानून का ये मैंडेट बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह एक्यूज्ड को ये भी राइट दिया जाता है कि तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है कि तुम कुछ मत बोलो, तुम खामोश रहो, तुम्हें कोई नहीं बाउंड कर रहा कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बताओ कि तुम्हारे दिफा में क्या है। अगर तुम खामोश रहना चाहते हो तुम खामोश रह सकते हो। मुल्ज़िम इतना फेवरेट चाइल्ड है कि उसकी एब्सेंट में ट्रायल या कन्विक्शन
उसकी एब्सेंट में कन्विक्शन नहीं हो सकती अगर वो ट्रायल में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो मफरूर हो गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है और एब्सेंशिया, ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है, उस ट्रायल की वो हैसियत कभी भी नहीं होती जो एक ट्रायल ऑन मेरिट्स उसकी मौजूदगी में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी एक्यूज को लाडला रखा गया। फिर जब प्रोसिक्यूशन अपने गवाह ले आती है तो गवाहों पर जरा करने का हक भी एक्यूज को दिया गया कि अगर अब भी तुम चाहते हो कि तुम समझते हो कि ये जो गवाहान आए हैं ये झूठे आए हैं, ये जितने सबूत तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे किए गए हैं ये गलत हैं, तो साबित कर दो जरा करके। क्योंकि जरा एक ऐसा टूल है जिससे वेरासिटी ऑफ विटनेस जो है वो डिटरमिन की जा सकती है, बहुत आराम से उसकी जो सच्चाई है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। आप क्रॉस एग्जामिन करें, उससे कुछ सवालात पूछें, सच बिल्कुल जो है ना वो क्लियर कट होकर सामने आ जाता है। इसी तरह अब आती है वो स्टेज जब 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। 342 की स्टेटमेंट क्या है? 342 की स्टेटमेंट ये है कि थ्रू आउट द ट्रायल एक्यूज के पास कोई मौका नहीं होता या कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उससे कुछ कहा जाए कि तुम बोलो, तुम बताओ। एक्यूज कुछ नहीं बताता, जो कुछ बताना होता है वो प्रोसिक्यूशन ने बताना होता है, कंप्लेनेंट ने बताना होता है। 342 में अदालत उसको कहती है कि तुम अब आओ और अपना बयान दो और बताओ कि तुम क्या कहते हो कि असल में हुआ क्या था। और मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि 342 का स्कोप क्या है। 342 का स्कोप इतना वसी है, इतना वसी है कि अदालत या कानून उसको कहता है कि तुम कितना ही फार फेच्ड फैक्ट, यानी कि कितनी ही बड़ी तुम गप लगाना चाहते हो ना आम जबान में, तुम कितना ही फार फेच्ड फैक्ट लेकर आना चाहते हो ना, कोई स्टोरी ऐसी सुनाना चाहते हो कि जिसकी कोई आम उसमें रेलेवेंस भी नहीं है, तो वो तब भी ला सकते हो। मतलब तुम अपने दिफा में कुछ भी ला सकते हो, कोई गवाह, कोई जो स्टोरी तुम घड़ना चाहते हो घड़ लो, पूरी इजाज़त है। इस स्टोरी के घड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टोरी को मान भी लेगी अदालत। इसका मतलब ये है कि उसको इतना बड़ा दायरा कार दे दिया, इतना बड़ा वसी स्कोप दे दिया कि तुम मेरे लाडले हो, तुम बताओ क्या हुआ था, तुम बताओ। अब हम ये देखते हैं कि 342 बेसिकली है क्या। 342 की स्टेटमेंट बेसिकली इस प्रिंसिपल के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम ऑडी ऑल्टम पार्टम कहते हैं, यानी कि नो वन इज कंडेम्ड अनहर्ड। मैं आपको उर्दू में भी बता देती हूँ कि किसी को भी बगैर सुने सज़ा का वो हकदार नहीं हो सकता। जब तक उसको सुना ना जाए उसके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी के भी खिलाफ उसको सुने बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि हमने प्रोसिक्यूशन को तो सुन लिया, कंप्लेनेंट को सुन लिया, लेकिन हमने एक्यूज को नहीं सुना तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। हम एक्यूज को भी सुनेंगे ताकि हम हक पर मबनी फैसला कर सकें। अब 342 में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें से एक बात ये कि ये ऑन ओथ नहीं होती, इसी वजह से इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ऑन ओथ का तो मतलब ये कि अगर बरहलफ बयान करेंगे तो फिर तो आपको हक पे मबनी, सच पे मबनी वो फैक्ट्स बताने पड़ेंगे जो हुए हैं। लेकिन अदालत का वो इतना फेवरेट है कि अदालत कहती है तुम जो मर्जी बोलो, झूठ बोलो भले, वो बाद में उसको उसकी छांटी कर लूंगी, मैं देख लूंगी कि इसमें से सच कितना है, मतलब टू सिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, यानी कि उसको छान लेगी अदालत, उसको छान लेगी कि इसमें से सच कितना है और इसमें झूठ कितना है, वो अदालत का काम है। लेकिन तुम्हारे पास ये पूरा इख्तियार है कि तुम इसमें रेलेवेंट, इररेलेवेंट हर तरह की बात कर सकते हो। 342 की स्टेटमेंट में होता क्या है? 342 की स्टेटमेंट में बेसिकली वो तमाम एविडेंस होता है, वो तमाम की तमाम एग्जामिनेशन जो कि की जाती है, जो गवाहान आते हैं कंप्लेनेंट के, वो तमाम की तमाम सबूत, शहादतें, सब चीज़ें मुलजिम के सामने रखी जाती हैं, ट्रे में रख कर उसको दी जाती हैं कि देखो ये सब शहादतें तुम्हारे खिलाफ आई हैं, अब तुम बताओ कि ये शहादत तुम्हारे खिलाफ क्यों आई, ये क्यों आई, ये क्यों आई। आप लैंग्वेज देखते हैं, आपने कभी 342 की अगर स्टेटमेंट पढ़ी हो तो आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे कितनी पोलाइट है। वो लॉ उससे इतना पोलाइटली पूछता है कि तुम बताओ कि ये तुम्हारे खिलाफ शहादत क्यों आई है, और अगर ये शहादत आई है तो तुम इसको रिबट कैसे करते हो। इसके जवाब में जो मुल्जिम है वो अपना जो भी वर्जन है उसने, जो उसका डिफेंस होता है वो अपना बयान करता है। ये वही डिफेंस होता है बेसिकली जो उसने जरा में भी लिया होता है, यानी कि ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन भी वो जो सवालात पुट कर रहा होता है उसमें भी वो एक डिफेंस डेवलप कर रहा होता है, बता रहा होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। उसी डिफेंस को वो एलेबोरेट करता है 342 में और वो एक्सप्लेन करता है। 342 के बारे में कानून ने ये सेटल किया कि अगर कोई शहादत मुल्जिम के खिलाफ आई और वो मुल्जिम के सामने नहीं रखी ही नहीं गई कि मुल्जिम उसको रिबट कर सकता, तो ऐसी शहादत को डिस्कार्ड कर दिया जाता है जिसमें हक़ दिफा नहीं दिया गया। मुल्जिम को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ ये शहादत भी मौजूद है और वो उसके ऊपर अपना रिबटल नहीं दे सका, इसका मतलब है वो शहादत डिस्कार्ड कर दी जाएगी। 342 का ये स्कोप और ये ऑब्जेक्ट या ये उसकी एविडेंशियल वैल्यू ये है
कि अगर एक शहादत एक्यूज के सामने रखी नहीं गई, 342 में उसने अपना बयान नहीं दिया, उसके ऊपर अपना वर्जन नहीं रिकॉर्ड करवाया, इसका मतलब है कि वो शहादत डिस्कार्ड कर दी जाएगी, वो पढ़ी नहीं जाएगी। प्रोसिक्यूशन का वर्जन कितना ही कमज़ोर या मजबूत हो, वो तमाम का तमाम एज इट इज़ उसके सामने रखा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम अपना वर्जन बताओ। फिर 342 के बारे में ये कानून भी सेटल हो गया कि 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हुए अगर मुल्जिम कहीं पर एतराफ़ जुर्म कर लेता है तो उसको आप अलग से जुज़वी तौर पर पढ़कर उसको मुजरिम करार नहीं देंगे, बल्कि आप उसको कुल्ली तौर पर पढ़ेंगे और कुल्ली तौर पर देखेंगे, मुकम्मल तौर पर इन टोटलिटी आप उसको देखेंगे कि क्या इस सारी बात का ये जो जवाब दे रहा है, क्या इससे ये मुजरिम, क्या ये इतराफ़ जुर्म कर रहा है या ये कोई डिफेंस मेक कर रहा है। यानी कि 342 की स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा फेवरेबल है एक्यूज्ड के लिए, एक्यूज्ड को इतना ज़्यादा लिवरेज देती है कि तुम कुछ भी करो और अपने डिफेंस में जो मर्जी ले आओ ताकि तुम अपने इस चार्ज में से निकल सको। इसी तरह जब 342 की स्टेटमेंट के अंदर एक सवाल पूछा जाता है एक्यूज से कि क्या आप अपने हक में कोई एविडेंस लेकर आना चाहते हैं, और अगर मुल्जिम ये कहता है कि हाँ मैं एविडेंस लेकर आना चाहता हूँ, मैं कोई गवाह लेकर आना चाहता हूँ, तो अदालत बाउंड है इस बात के ऊपर कि वो उन गवाहों को तलब भी करे और उनके बयानात भी रिकॉर्ड करे। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्लेनेंट साइड से आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि बेसिकली जब एक्यूज्ड गवाहों को लेकर आता है, या तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये गवाह, मैं इतना सच्चा हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ कि मेरे गवाह जो हैं वो सच बताएंगे, जरा के अंदर कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात नहीं आएगी जो उसके खिलाफ जाए, ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो तब वो लेकर आता है। वरना जो गवाहान डिफेंस साइड प्रोड्यूस करती है, यानी कि मुल्जिम जब अपने गवाहान को पेश करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अब जरा के इंटाइटल होंगे, यानी कि अब उन पर जरा भी होगी, और जब जरा होगी तो वो एक्यूज के बारे में जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जरा के दौरान कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाता है, पहले तो मुल्जिम खामोश था, उसकी सिर्फ 342 की विदाउट ओथ स्टेटमेंट मौजूद थी, लेकिन जब गवाहान आ जाते हैं तो अब उनकी स्टेटमेंट ऑन ओथ होगी और जरा का मौका भी कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा रिस्की होता है, और एक्यूज्ड तब तक ये ऑप्ट नहीं करता जब तक एक्यूज्ड इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको पता होता है कि मेरे गवाहान मेरे हक में बयान देंगे और ये जो भी सब्सटेंसेस से या जो भी एक कंटेंट डेवलप होगा वो मेरे हक में जाएगा। अब इसका रिस्की एलिमेंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बेसिकली जब एक्यूज्ड ये रिस्क लेता है, गवाहान को लेकर आता है, तो जरा के दौरान ये बहुत ज़्यादा बड़ा चांस होता है कि कोई भी कंटेंट ऐसा या सब्सटेंस ऐसा आ सकता है जो एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ होगा। यानी कि पहले तो एक्यूज्ड खामोश था और कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट एंजॉय कर सकता था, लेकिन अब जब वो अपने गवाहान लेकर आता है तो वो ऑन ओथ जब वो अपने बयानात देते हैं और उन पर जरा होती है तो इम्कानात होते हैं कि कहीं वो एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ ना चला जाए। इसी वजह से मैं ये समझती हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में जब इमरान खान साहब ने ये रिस्क लिया, ये स्टेप लिया कि मैं अपने डिफेंस में गवाहान को लेकर आना चाहता हूँ, तो उसको इररेलेवेंट करार देकर मुस्तरद करना मेरी नाकिस अकल के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। उसकी वजह यह है कि 342 रेलेवेंस की बात ही नहीं करता। 342 का जो स्कोप है वो इतना वसी है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा दायरा कार है कि उसके अंदर एक्यूज्ड को हर तरह की आज़ादी हासिल होती है कि वो जिस तरह का डिफेंस चाहे वो ला सकता है, और उसको डिफेंस से मना करने का मतलब है कि आपने उसको हक़ दिफा से महरूम रखा, कंडेम्ड अनहर्ड किया, और जब उसको हक़ दिफा नहीं मिला जो कि बेसिक जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब ने उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जिसकी समाअत आज मुकर्रर थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ़ैसला महफूज किया गया है कल के लिए, तो यकीनन जस्टिस प्रिवेल करेगा, सेंस प्रिवेल करेगी, और सियासी बहरान का जो बोझ है वो मैं ये समझती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अदालतें अपने कंधों पर नहीं लेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैंने कोशिश की है कि 342 को मुख्तसरन आप तक पहुंचा सकूं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सवाल का सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जवाब दे सकूँ, और अगर ज़्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड हुआ तो इंशाल्लाह ताला थ्रू वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दे दूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।